नमस्कार दोस्तों, हॉटफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान को अब केंद्रीय गृह मंत्री ने खुली चेतावनी दी है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने सीमा उल्लंघन और कश्मीर में आम नागरिकों की हत्याओं का ये गंदा खेल बंद नहीं किया तो एक बार फिर से पाकिस्तान की जमकर कुटाई करी जा सकती है, यानी कि पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करी जा सकती है। तो दोस्तों, कमेंट में लिखें नीम का पत्ता कड़वा है और पाकिस्तान क्या है, ये बात आप भली भांति जानते हैं। अन्यथा हम वीडियो के अंत में इस विषय पर खुलकर भी बात कर सकते हैं। खैर दोस्तों, अमित शाह जी ने गोवा के धार बंदोरा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान वहां पर उन्होंने भाषण दिया और ये अपने आप में एक बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि भारत के गृह मंत्री अगर इस तरीके की बात कहते हैं तो ये भारत का पाकिस्तान के प्रति जो स्टैंड है वो क्लियर कट फिर से हो जाता है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते हुए अमित शाह ने कहा कि 2016 में भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके ये साबित कर दिया है कि अब नया हिंदुस्तान हमलों को बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो और भी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी। अमित शाह ने यह कहा कि पीएम मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की देखरेख में करी गई सर्जिकल स्ट्राइक अपने आप में एक फिनोमिनल स्टेप था, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। हमने भी ये मैसेज दिया कि कोई भी भारतीय सीमाओं पर कोई गलत हरकत नहीं कर सकता है। एक समय था जब बातचीत का दौर था, लेकिन अब वो समय है कि हर एक्शन की एक ज़बरदस्त रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि अब समय है प्रतिक्रिया का। तो ये जो प्रचंड बात कही है, अब से एक दो दिन पहले स्वयं हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सावरकर जी की तारीफ करते हैं, तो इस बात से कहीं ना कहीं भारत का हिंदू राष्ट्र के प्रति जो स्टैंड है वो नज़र आ रहा है। आप लोग कॉमेंट में आज ये बात जरूर लिखें कि हैशटैग देश का लाल अमित शाह। जी हाँ, हैशटैग देश का लाल अमित शाह, और कॉमेंट में भी ये बात लिखें। अभी ये जो मुद्दा है, आपने देखा होगा हाल ही में कि कश्मीर में गैर मुस्लिमों को टारगेट करके उनकी हत्या करी गई। आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद से सेना ने अब अपना अभियान तेज कर दिया है। इसके अलावा आतंकियों ने भी सेना पर हमला किया था, लेकिन घाटी में इस तरह की घटनाओं में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार करने की जो मांग इस समय पूरे देश भर में चेंज हो गई है। तमाम मीडिया आउटलेट्स भी इस समय ये बात खुलकर सरकार को संदेश दे रहे हैं कि आतंकवादियों पर एक्शन लीजिए। अब घाटी में सेना ने आतंकवादियों को भी ज़बरदस्त चोट पहुंचाई है। सेना ने घेर घेर कर आतंकियों को मौत की नींद सुलाने का इस समय एक ज़बरदस्त अभियान चला रखा है। आपको ये बता दें कि भारत ने उरी, पठानकोट और गुरदासपुर में आतंकवादी हमलों के जवाब में सितंबर 2016 में पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। उसके ऊपर मूवी भी बनी उरी, और इस दौरान पाकिस्तान में कई आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया गया। उरी हमले के बाद 28 से 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी, अगर आपको याद हो तो। बहरहाल दोस्तों, इसके अलावा 7 फरवरी 2019 में भी भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक और एयर स्ट्राइक करी थी, और उस एयर स्ट्राइक को जब भारत ने अंजाम दिया, इसमें जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों पर ज़बरदस्त तरीके से भारत ने बम बरसाए थे, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी ढेर भी हुए थे। और बाद में पाकिस्तान ने तमाम दलीलें दी कि ये तो ऐसे ही है, ये सब नकली है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन सच सामने आ ही गया। भारत ने ये स्ट्राइक जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में करी थी। देश से संबंधित इस समय एक और बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है दोस्तों। कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को राज्य में संचालित आधिकारिक और गैर आधिकारिक ईसाई मिशनरियों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में जबरन मतांतरण की शिकायतों के जवाब में मतांतरण विरोधी कानून लाने का विचार हो रहा है, और समिति के सदस्यों ने धर्मांतरण करने वाले जो लोग हैं, जो उनमें शामिल हैं, उन लोगों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को ख़त्म करने का सुझाव दिया है। मतलब आप समझते हैं कि सरकार पॉलिसी तो बना रही है, लेकिन एक बड़े लीगैलिटी वाले वे में बना रही है। जो लोग धर्मांतरण करने में बिलीव करते हैं वो लोग मिशनरी किस्म के होते हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन्हें तो विदेशों से भी फंड आते रहते हैं। अब फिलहाल सरकार की इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसमें विधायक गुलीहट्टी शेखर, पुत्तरंगा सेट्टी, BM फारूक, शप्पा बेलरी, अशोक नाइक और अन्य ने बैठक में भाग लिया और मामले पर चर्चा करी। अब इस समिति ने मिशनरियों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं और ईसाई मिशनरियों की रजिस्ट्रेशन पर भी चर्चा करी।
ये एक कदम मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो कि वाकई एक अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है। सिर्फ ऐसे लोगों की सरकारी सुविधाएं खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी एनजीओज की भी सरकारी सुविधाएं खत्म करने की आवश्यकता है। अब समिति के सदस्यों ने मतांतरण करने वाले लोगों की सरकारी सुविधाएं वापस करने का सुझाव दिया। भाजपा विधायक गुलीहुट्टी शेखर ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक राज्य में चल रहे 40% चर्च इस समय अनौपचारिक हैं, यानी कि वो फॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं है। इस संबंध में आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, ऐसा गुलीहट्टी शेखर का कहना है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फिर से कहा कि सरकार राज्य में जबरन मतांतरण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु धर्मांतरण विरोधी कानून लाएगी। अब ये अगर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का स्टैंड दिखता है कि सरकार इस समय हिंदुओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में विभिन्न राज्यों द्वारा इस संबंध में लागू कानूनों का अध्ययन कर रही है। इस संबंध में जल्दी ही कर्नाटक में एक कानून लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा विधायक गुलीहट्टी शेखर ने मानसून सत्र के दौरान धार्मिक परिवर्तन का मुद्दा विधानसभा में उठाया था, और ये बहुत अच्छी बात है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी यदि पार्लियामेंट में जाकर धर्मांतरण के खिलाफ मुद्दा उठा रहे हैं तो ये वाकई बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। उन्होंने दावा किया था कि उनकी मां को उनकी जानकारी के बिना परिवर्तित किया गया था। यही नहीं कि ईसाई मिशनरी मतांतरण गतिविधियों पर सवाल उठाने वाले लोगों पर झूठे अत्याचार और बलात्कार के आरोप तक ये लोग लगवा देते थे। हालांकि सोमवार को भारतीय जनता पार्टी विधायक की मां सहित 4 परिवारों ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में वापसी करी, जो कि अपने आप में खुशखबरी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक विधायक, एक एमएलए, आप जानते हैं आपके शहर में एक विधायक की क्या हैसियत होती है, लेकिन यहाँ पर मिशनरीज इतनी ताकतवर हैं कि विधायक की भी माँ को कन्वर्ट करा लिया गया। बहरहाल उन्होंने उनको वापस हिंदू धर्म में उनका पुनरागमन करा लिया है। उन्होंने बताया कि मेरी माँ सहित 4 परिवार के सदस्यों ने ईसाई धर्म का पालन करने के बाद अब घर वापसी करी है और इन्होंने आखिरकार अपनी गलती सुधार ली है। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में वापसी करने वालों ने आज मंदिर में आकर सबसे पहले पूजा अर्चना करी। इसके बाद उन्होंने अपने फैसले पर खुशी व्यक्त करी। पूर्व मंत्री का ये कहना था कि इन लोगों को बहला फुसलाकर इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन अब इन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। तो ये आवश्यक है। इस समय दक्षिण भारत के लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर उन परिवारों में संस्कार ज़्यादा दिए जाते हैं, वो कम से कम मतलब हमारे यहाँ के उत्तर भारत के परिवारों से ज़्यादा अच्छे से धार्मिक शिक्षा दी जाती है। उसके बाद भी अगर इस तरीके की चीज़ें दक्षिण भारत में भी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के लोगों को भी, एक समाज को अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि आखिर क्या कारण है कि दक्षिण भारत में इतना ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है। अब आपको बता देते हैं कि भारत के अंदर इस समय ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि उनके बारे में बात भी करें तो समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी स्क्रिप्ट से हट गया। ये सुन, मतलब ये जैसे ही सामने आई ये बात तो हंसी छूट गई या क्या कहूँ। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि ताज़ा मामले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस के नेता सचमुच में समोसे को लेकर आपस में भिड़ गए। आप विश्वास करेंगे, कांग्रेस के नेता समोसों को लेकर आपस में भिड़ गए, मामला हाथापाई तक पहुंच गया। ये बीते 6 अक्टूबर की बात है जब कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी और लखीमपुर की घटना का विरोध कर रहे थे। कांग्रेसी ट्रैफिक बाधित कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस लाइन ले गई। थाने में प्रयागराज के कांग्रेस सचिव इरशाद उल्लाह पार्टी कार्यकर्ताओं में बांटने के लिए समोसा लेकर आए थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि पार्टी के जिला प्रवक्ता हसीब अहमद ने 3 समोसे ले लिए। इसके बाद वो अहमद से भिड़ गए। दोनों के बीच बात इतनी अधिक बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगे। अब मैं क्या करूँ, हरकतें ही ऐसी कांग्रेस वालों की। कांग्रेस के महासचिव नफीस अनवर ने स्थिति को शांत करने की कोशिश करी और नेताओं को चेतावनी दी कि वे घर पर ही नहीं हैं, बावजूद इसके कि वो नहीं रुके और लड़ते रहे। इसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। मतलब आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी अराजकता की है पार्टी के अंदर, कि जिस पार्टी के अंदर समोसों को लेकर लड़ाई हो, कल को अगर ये सरकार में आ जाए तो कुर्सी को लेकर तो सीधा गोली मार देंगे एक दूसरे को। इस मामले में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर विरोध कर रहे थे, जिसके कारण से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जब वे पुलिस लाइन में थे तो उनमें से कि कुछ लोगों ने किसी बात को लेकर मारपीट शुरू कर दी। आप समझ सकते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। हद तो ये है कि खुद कांग्रेस पार्टी ने भी समोसे को लेकर लड़ने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्थन दिया है। आप मतलब अब क्या किया जाए, ये तो लाफ, मतलब मुझे नहीं लग रहा मैं न्यूज़ चला रहा हूँ या जोक फैक्ट्री चल रही है। इस देश की राजनीतिक पार्टियां, उनका स्तर इतना गिर गया है। अब इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी ने एक ट्वीट किया। पंडित जी को सूझी हंसी मजाक।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने 14 अक्टूबर को कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत उनसे चिढ़ गए। दरअसल राकेश त्रिपाठी ने समोसे को लेकर कांग्रेस नेताओं की लड़ाई का एक वीडियो साझा किया था। त्रिपाठी ने लिखा था कि दूसरे कांग्रेसी नेता के हाथ में 3 समोसे देखकर कांग्रेस नेता भड़क गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ गाली गलौज और मारपीट करी। अब मामला दर्ज कर लिया गया है। बेचारे कांग्रेसी। तो अब हरकतें अगर ऐसी होंगी पार्टी के अंदर तो दूसरी पार्टियां तो मजाक आपका उड़ाएंगी। अब चौधरी के इस ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए राजपूत ने कहा कि आप लोग तो करोड़ों के लिए लड़ रहे हो, देश बेचने के लिए लड़ रहे हो, हम तो सिर्फ समोसे के लिए लड़ रहे हैं। मतलब यार मेरा कौन सा नशा करता है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करते हैं भाई, क्या है, कमाल है कांग्रेस। धन्य हो।